हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काई इकोनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक तरीके से फोर्थ पार्ट है, अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स का सीयूईटी से रिलेटेड। अब आप लोगों का एग्जाम जो सिटी है वो तो पता चल ही गया है, 1-2 दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो जल्दी से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम कब है और कैसे है और किस तरीके से आप लोगों को और मजबूती के साथ पूरा बिल्कुल लग जाइए आप, क्योंकि अब एक लास्ट फेज जो है वो आप लोग फतेह कर लीजिए एक तरीके से, या विक्ट्री पा लीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक रोड मैप रहेगा जो भी आपके करियर से रिलेटेड है। तो इसे जरूर देखें आप, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज है, और ये फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि आज जो हमारा होगा वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा है 75 क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने पूरे अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करी है। तो टॉप 200 का जो मॉक सीरीज है उसका आज ये फोर्थ पार्ट है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं पूरा सीयूईटी का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या बीएसटी है, आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है कि प्लेलिस्ट का नाम है सीयूईटी 2023 2023 कर और ब्रैकेट में लिखा होगा इको और बीएसटी। ठीक है, इको और बीएसटी, उसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैंने सारा चैप्टर वाइज डिस्कस करा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 7 या 8 घंटा लगेगा आप लोगों को पूरा कंप्लीट करने में, तो 2 दिनों में आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो यहाँ अगर कोई डाउट है नहीं तो ये भी लगे हाथ में बता देता हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम पर जो नोट्स है, या फिर बोला जाए कि अगर आप लोग देख नहीं पा रहे वीडियो, तो आप लोग जाके एक बार देख भी लीजिए और एक बार टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं स्काई इकोनॉमिक्स एकेडमी, जो नीचे आप लोगों को लिंक में दिख रहा है। ठीक है, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है जो भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हुए पहले क्वेश्चन से, कि आज का जो पहला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट का वो क्या है। और वो है 26 क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने जो थर्ड पार्ट में है वो 1 से लेकर 25 तक डिस्कस करा था। अब आते हैं कि 26 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम कॉलम ए और कॉलम बी। कि कॉलम ए और कॉलम बी में मैच द फॉलोइंग तो जरूर आएगा, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन या दो से तीन क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। इसमें मैच द ए है कि भाई कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है। यहाँ हमारा आंसर क्या है कि ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, मतलब सी का जो थर्ड पार्ट है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स और सिंगल बायर रहता है, तो ये मोनोपोली मार्केट नहीं है। ठीक है, यहाँ तो ये बात हमारा गलत है यहाँ पर कि सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में ये भी नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन में दोनों लार्ज नंबर रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा कि फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर सिनोनिमस। जो फर्म है और इंडस्ट्री है वो क्या एक दूसरे का एक तरीके से सेम चीज है। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर मोनोपोली में जो होता है कि चाहे वो फर्म हो या फिर इंडस्ट्री हो, वो फर्म ही एक तरीके से इंडस्ट्री बन जाता है अगर मोनोपोली में बात किया जाए। क्यों? क्योंकि वो इकलौता रहता है भाई। अब इकलौता अगर पूरा इंडस्ट्री में वैसा प्रोडक्ट वो बना नहीं रहा है, इसका मतलब क्या वो इंडस्ट्री ही एक तरीके से फर्म है। तो आई होप सो जो पहला क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन वो आपका कंप्लीट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कंपटीशन को तो बहुत सब्स्टिट्यूट रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्वेश्चन क्या बोला, मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ भी फिर से अब यहाँ पर क्या बोला गया, पहला कि जीएसटी से आपका रिलेट क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो तो यही मिल गया भाई कि जीएसटी एक तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जो हम लोग जीएसटी भरते हैं बिस्किट वगैरह पर, पानी वगैरह पर, या जो भी जहां भी आप लोग जीएसटी भर रहे हैं वो सब क्या है एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया, तो 1 का ए जो होगा करेक्ट होगा। इनकम टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बिल्कुल नहीं शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, फाइन डायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी गलत बात है क्योंकि फाइन जो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। उसके बाद जो टैक्स रिसीट है वो कैपिटल रिसीट होता है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन अ गुड्स एंड सर्विस। देखते हो हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये एक तरीके का क्या है, जीएसटी है। आई होप सो ये हमारा सही आंसर है 27 वाला। अब आते हैं 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 28th क्वेश्चन में बोला गया इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन, क्या बोला, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब ग्रेटर हो जाता है देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से मतलब बोला जाए कि ग्रेटर हो जाए, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 2।
यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का के का, उसका वैल्यू हो जाएगा हमेशा ग्रेटर 2 से, मतलब 2 से ग्रेटर हो जाएगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 29th में क्या, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर मस्ट बी डैश व्हेन द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज फॉलिंग। कि जब टोटल फिजिकल जो प्रोडक्ट है वो अगर फॉल होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या, मैंने वहां भी उस दिन भी बताया था कि जब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, कि अगर आप लोग थर्ड वाला पार्ट देखे होंगे तो वहां भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया कि जब टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो जब नीचे आने लगता है तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट रहेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो मार्जिनल अगर प्रोडक्ट है तो हमेशा वो किस में जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। आई होप सो ये भी बात पता है। मैंने 3 केस बताए थे कि जब टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है तो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, मतलब उतने तेजी से नहीं लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। दूसरा में क्या होता है, जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है, मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम पर हो जाता था, तो एक तरीके से क्या होगा कि जो मेरा एमपी हो जाएगा वो 0 हो जाता था। यहाँ तक क्लियर। और जो तीसरा बात बताए थे कि जब टीपी घटना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा कि जो मेरा एमपी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स अ नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा है जो इफेक्ट करता है नेशनल इनकम को। तो एक तरीके से नेशनल इनकम का जनरली फॉर्मूला क्या होगा, जहां एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है, मतलब वो किसके बारे में बात हो रहा है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, वो हमेशा बात होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक तरीके से कि वो नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम, क्योंकि नेट नेशनल बोला है, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेशनल, वो नेशनल इनकम को डिनोट करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे प्लस सब्सिडी करेंगे, प्लस सब्सिडी करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये हमारा होता है कि नेशनल इनकम जनरेट होता है। तो इसमें से कौन सा इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 होगा कि सब्सिडी जो है वो इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। कि सब्सिडी घटेगा बढ़ेगा तो हमारा नेशनल इनकम भी घटेगा बढ़ेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का हो जाता है मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें बोला गया पहला असर्शन ए में क्या बोला गया कि जो प्रॉफिट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इंक्रीज बाय 150%, अगर कोई केमिकल फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 150% से इंक्रीज हो गया है। एंड फिशरमैन इनकम रिड्यूस बाय 70%, अब जो फिशरमैन है, एक मान लो कि मछुआरा है, उसका 70% से डिक्रीज किया टू अनट्रीटेड केमिकल पॉल्यूटेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया कि केमिकल वो पानी में छोड़ रहा है, वाटर में छोड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है वाटर बॉडीज पर, एंड दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये एक तरीके से सही आंसर है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि असर्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं रीजंस। द प्रॉफिट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज कॉजिंग द पोल्यूशन व्हिच इज हार्मिंग द वाटर एंड टर्न्स लीड अ फिशरमैन टू कैच लेस। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या कि जो रीजन भी दिया गया है वो भी सही है, जो असर्शन दिया गया है वो भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, और दोनों जो है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि जो रीजन दिया गया है वो असर्शन के लिए सही आंसर है। क्यों, क्योंकि वो भाई पॉल्यूट हो रहा है रिवर, और वो रिवर अगर पॉल्यूट होगा इसी वजह से फिशरमैन जो हो रहा है वो कम पकड़ पा रहा है मछली को, और वो कम प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। तो आई होप तो ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, फिर से असर्शन बेस्ड रीजनिंग है। 32 में बोला गया कि असर्शन ए जो है वो क्या, इलास्टिक डिमांड कर्व इज लग्जरियस इज फ्लैटर देन नॉर्मल। कि जो इलास्टिक डिमांड कर्व होता है लग्जरियस गुड्स का, जैसे आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर सिल्वर तो नहीं, गोल्ड बोलेंगे या फिर डायमंड बोलेंगे, लग्जूरियस गुड पर होता है वो इलास्टिक जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है देन नॉर्मल, ठीक है, ये बात बोला गया। तो एक तरीके से क्या है कि असर्शन ए जो है वो ट्रू है, वो ज्यादा फ्लैटर होता है। एंड बोला कि कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेंज बिटवीन 0 टू, बिल्कुल गलत है, कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंज है वो 0 से 1 नहीं होता है, मतलब एक तरीके से वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कि नहीं, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो एक तरीके से हमारा क्या
कि assertion जो है, assertion A is true but reason R is false, लेकिन रीजन जो R है वो false दिया गया है, वो हमेशा always greater than 1 होता है, because the coefficient जो हमेशा क्या होता है, coefficient of elasticity हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करता है। आप लोग वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मत बोलिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज स्मॉलर देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर बोला जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इंफिनिटी होता है, तो वो सब सारा नहीं। यहाँ पर बोला कोफिशिएंट, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, हेंस जो था रीजन जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं 33rd क्वेश्चन में। 33rd क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 33 में बोला गया कि डैश शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कि ये क्या बता रहा है कि रिलेशनशिप बता रहा है आउटपुट, कि जितना आउटपुट हो रहा है और जो कॉस्ट लग रहा है, एक तरीके से जो पैसा लग रहा है सामान बनाने में, जो आउटपुट इंक्रीज होके आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा हमारा करेक्ट होगा, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, अगर इसको इकोनॉमिक टर्म में बोला जाए कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय द कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन से हमारा दिक्कत होता है, क्योंकि C इज इक्वल टू F मतलब फंक्शन और ये आउटपुट, ठीक है, Q मतलब क्या, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, और C मतलब होता है कॉस्ट। तो यहाँ ये बात समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। आई होप सो 33 भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा। अब आते हैं 34th क्वेश्चन में। 34th क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कब होता है। एक बोला जाए कि इकोनॉमी में, या कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, वहां पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो कब होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, ए और बी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। मतलब क्या कि जो कंसिस्टेंट विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की जो कंसिस्टेंट रेट ऑफ, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो है तब। एंड अकर्स व्हेन द डिमांड ऑफ द लेबर फोर्स, कि जितना डिमांड है, डिमांड ऑफ द लेबर फोर्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द लेबर फोर्स अगर हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। इसका मतलब क्या, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और एक तरीके से जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंसिस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम तो हमारा एक तरीके से वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कि नेचुरल तरीके से जो जितने लोग चाह रहे हैं, जितने लोग नौकरी चाह रहे हैं, या जितने लोग जॉब चाह रहे हैं, उतने लोग काम कर पा रहे हैं नेचुरली, उतने लोगों को वर्क मिल पा रहा है। तो आई होप सो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया कि अ लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोला गया, देखो शांति से मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और वहां पर एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ के चलना होगा। द लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल सो एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर so that utility gained from the last rupees spent on each commodity is equal to the identity of law defined above। मतलब बोला जा रहा है कि कंज्यूमर जो होता है वो तभी कोई चीज खर्च करता है, जो रुपया को होता है वो स्पेंड करता है, जब तक उसे पूरा एक तरीके से टोटल सेटिस्फैक्शन ना मिले। एक बार पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कि वो ज्यादा तरीके से यूटिलिटी मेंटेन करके चलता है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये बात बोली गई है कि जब तक उसका टोटल सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं होता है खर्चा के हिसाब से, तब तक वो चीज क्या करता है, वो कंज्यूमर जो होता है खर्च नहीं करता है, जब तक उसको सेटिस्फैक्शन पूरा ना मिल जाए। तो जितना भी रुपये स्पेंड करता है, चाहे वो वन अनदर गुड्स पर, एक गुड्स पर, अगर मान लो कि एक गुड्स को कम कर रहा है, तो दूसरे गुड्स पर उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जितना इससे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तभी वो चीज उस पर पैसा खर्च करेगा। जैसे मान लो कि पहले एप्पल खा रहा था दूसरे ब्रांड का, अब मान लो कि दूसरे दूसरे जगह का एप्पल खा रहा है, ब्रांड नहीं बोल सकते, मैं एप्पल दूसरी जगह का खा रहा है, तो अगर उस एप्पल को खाने के बाद अगर उसको सेटिस्फैक्शन इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, तब तक वो रुपया खर्चा नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि दो सब में क्या होगा, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। तो आई होप तो 35th भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर ऑफ द ए और बी। ए और बी में करेक्ट मैच पेयर आप लोग देखिए। इसमें क्या बोला गया कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 3 का सी। 3 का सी मतलब क्या कि जो चाइना है उसने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म कब करी थी, 1978 में। तो 1978 में जो चाइना था उसने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करा था, और इस तरीके से करा था कि एक तरीके से, और जो मेन जो बंदा था वो क्या किया गया, कब कब किया गया था, 1970s में रिफॉर्म किया गया था, और 1978 में एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि एंटर्ड अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन। कि 1970 में उसका जो जैसे हमारा जो रिफॉर्म हुआ था 1991 में हुआ था ना, 1991 में, तो ये 1991 में हमारा रिफॉर्म हुआ था इंडिया का। पाकिस्तान का एक तरीके से रिफॉर्म हुआ था 1997 में।
तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया है कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है चाइना में वो 1970 में उसका स्टैग्नेंट हो गया था इकोनॉमी, मतलब क्या बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था वहां पर, सुखाड़ आ गया था वहां पर, सही से बारिश वगैरह नहीं हो रहा था, तो वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया आफ्टर माओ जेडंग डेथ। मतलब जब माओ जेडंग का डेथ हुआ तब कम्युनिस्ट लीडरशिप जो जिसके हाथ में है वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक तरीके से वहां पर रिफॉर्म किया गया, और वो रिफॉर्म कब किया गया 1978 में। तो आई होप तो ये वाला भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ, जो रियल जीडीपी है वो इंडेक्स किस चीज के बारे में वो डिनोट करता है, मतलब एक तरीके से जो डिनोट करता है रियल जीडीपी वो किसके बारे में डिनोट करता है। तो रियल जीडीपी मेनली किसके बारे में डिनोट कर रहा है, हमारा वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि कितना लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेलफेयर के लिए डिस्कस किया है मतलब पीपल सेंस ऑफ अ मटेरियल बीइंग रेफर्ड टू द एज अ वेलफेयर एलिज, मतलब एक तरीके से वेलफेयर के रूप में देखा जाता है। व्हेन जीडीपी राइजेस द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इंक्रीजेस, कि जब जीडीपी बढ़ता है एक तरीके से इसका मतलब क्या है कि जो भी सामान बन रहा है, गुड्स और सर्विस बन रहा है, वो हमारे इकोनॉमी में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो जीडीपी भी हमारा साथ ही साथ इंक्रीज कर जाता है। तो 37 का भी ये राइट आंसर है। अब आते हैं 38 क्वेश्चन पर। 38 क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज अ रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद बोला हायर फिजिकल डेफिसिट इज रिजल्ट इन हायर रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी गलत है। द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है कि फिजिकल डेफिसिट जब होता है, जब फिजिकल डेफिसिट होता है तभी भारत सरकार जो होती है वो लोन लेती है। क्या होती है कि लोन लेती है, नहीं तो फिर वो क्यों लोन लेगा। अगर वो कोई घाटे में नहीं रहेगा, उसके पास जितना उसको खर्च करना है एक्सपेंडिचर, तो कभी भी खर्चा जो होता है ग्रेटर देन द इनकम हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से उसको कॉप अप करने के लिए, उसको फिजिकल डेफिसिट को कॉप अप करने के लिए लोन लेता है भारत सरकार। तो ये हमारा सही आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो आई होप सो ये वाला भी पार्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन 39 में करेंसी से रिलेटेड है। When domestic currency loses its value, अगर डोमेस्टिक करेंसी, दो टाइप के करेंसी होते हैं एक तरीके से बोला जाए, डोमेस्टिक करेंसी एक होता है फॉरेन करेंसी। तो जो डोमेस्टिक करेंसी रहता है वो क्या करता है, तो डोमेस्टिक करेंसी अगर उसकी वैल्यू लूज हो रही है इन रिलेशन टू द फॉरेन एक्सचेंज, अगर उसको फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ रही है इन कंपेयर टू डोमेस्टिक करेंसी, मतलब क्या कि हमारा वैल्यू कम हो रहा है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, तो इट इज द सिचुएशन ऑफ, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, करेंसी डेप्रिसिएशन, कि हमारा करेंसी क्या हो रहा है एक तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना इसका मतलब क्या इंटरनेशनल मार्केट में, कि वो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है हमारी करेंसी, मतलब हमारी करेंसी धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रही है। आई होप सो ये 39th वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ भी आइडेंटिफाई द मैच, बोला गया कि मैच करो भाई ऑप्शन ए, मतलब कॉलम बी को कॉलम ए के साथ कि कौन सा सही आंसर है। तो 2 का बी है वो हमारा करेक्ट है, कि जो इंपोर्ट ऑफ द शिपिंग सर्विसेज होता है वो इनविजिबल रहता है, मतलब जो इंपोर्ट ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जो शिपिंग सर्विसेज रहता है उसको इनविजिबल आइटम्स में रखा गया है। इनविजिबल आइटम्स रेफर्स टू द दोज आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एटसेट्रा टच और मेजर्ड। फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ द शिपिंग, मतलब जो भी सर्विस हो रहा है ना, अगर बोला जाए सर्विस दे रहे हो, मान लो कि टीचर अगर कोई टीचिंग कर रहा है यहाँ से अमेरिका, अगर टीचिंग कर रहा है यहाँ से अमेरिका, इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो अमेरिका में बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं ना, वो इनविजिबल है, विजिबल नहीं है। विजिबल कौन होता है, विजिबल होता है गुड्स, अगर कोई सामान आप विदेशों में भेज रहे हो, कोई गुड्स भेज रहे हो तो वो विजिबल है, तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया भाई, जल्दी से देख लेते हैं। रेलवे किसका एग्जांपल है, तो रेलवे हमेशा मोनोपोली का है, क्योंकि वहां भारत सरकार की गवर्नमेंट की क्या है उसमें मोनोपोली है, तो ये किसका आंसर होगा, राइट, मोनोपोली का, ठीक है। आते हैं 42 क्वेश्चन में, क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है हमारा। तो यहाँ बोला गया कि ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है, मतलब आरबीआई हैज अ कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट्स, खास करके जो भी जितने भी करेंसी के नोट्स होते हैं किसके पास अथॉरिटी रहता है भाई, आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई के पास अथॉरिटी रहती है कि कोई भी करेंसी को वो इश्यू कर सकता है, बस 1 रुपया के नोट को छोड़कर और जितने भी कॉइन्स हैं उनको छोड़कर, क्योंकि ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर। तो आई होप सो ये चीजें समझ में आ गया होगा, ताकि वो सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन कर सके।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट वो ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो डिमांड कर्व रहता है वो क्या रहता है, इज रिलेटिवली इलास्टिक इन नेचर रहता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि क्वांटिटी चेंज होता है प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है, ठीक है। लेकिन मोर देन द मोनोपोली बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक नहीं रहता लेकिन इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक एक अनदर सिचुएशन हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, नॉट परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एक तरीके से परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है वहां पर। बस ये बात याद रखना है, ठीक है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाओगे भाई तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। समझो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट 1 में क्या कि सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कैन बी डिक्रीज। सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कि प्राइस जब कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, प्राइस जब कांस्टेंट है। पहली बात, ड्यू टू द राइज इन द प्राइस द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द इनपुट, मतलब ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड इनपुट। कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ द इनपुट में राइज हो रहा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ द प्राइस में राइज हो रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, 3 जो करेक्ट है। मतलब क्या कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा है ना। देखो तो यहाँ ड्यू टू राइज इन द प्राइस प्रोडक्शन एंड इनपुट, क्या है, इसका कोई तुक नहीं बन रहा ना। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर जो 1 हमारा स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट वो करेक्ट है। क्योंकि सप्लाई जो होता है कमोडिटी कैन बी डिक्रीज हो सकता है अगर वो प्राइस कम ज्यादा ना हो। तो सप्लाई डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्शन केसेस में। आई होप सो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आते हैं 45th क्वेश्चन पर। 45th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 45th क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया कि गवर्नमेंट इनकरेज द एक्सपोर्ट टू करेक्ट द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो मतलब क्या कि गवर्नमेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो क्या करें, एक्सपोर्ट करें, या जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले हैं वो क्या करें, ज्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा करेक्ट है कि राइज इन द एग्रीगेट डिमांड टू मैच द एग्रीगेट सप्लाई। ताकि जो एग्रीगेट डिमांड जितना भी हो रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई को मैच कर सकें। क्योंकि मेनली मोटो क्या रहता है, अगर इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाना है तो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाके खड़ा करो। और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब होगा, कि जितना लोगों ने डिमांड करा है उतना आप सप्लाई कर रहे हो, तब मार्केट में हलचल नहीं मचेगी, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला गया कि which of the following is or are kinds of economic resources, में से कौन सा है वो इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, सारा। नेचुरल रिसोर्स भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, कैपिटल जो रिसोर्स है वो भी हमारा। जैसे बोला जाए कि 4 काइंड्स होते हैं अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेस के, फिर जैसे नेचुरल अगर बोला जाए, नेचुरल रिसोर्स कौन है, जैसे एयर है, वाटर है। कैपिटल रिसोर्स मशीन है, जो और सारे प्रोडक्ट्स आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, ताकि आप लोग बेच के उससे क्या करो, 1 रुपया अर्न कर सको, है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर होता है एक जो रिस्क लेता है, जो सारे कामों को, सारे रिसोर्सेज को साथ में लेकर चलता है। तो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 4 तरीके के काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। तो 3 दिया हुआ, तो ये ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर इकोनॉमिक रिसोर्स को देखा जाए तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये केस बेस्ड स्टडीज है, क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक। इसमें बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू अफोर्ड at a given price and a consumer taste and preference is called a demand for a commodity, है कि नहीं। इसको कंज्यूमर अपने हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है। whenever one or more of the variable changes, the quantity of the goods chosen by the customer is likely to be changed as well। मतलब मान लो कि अगर 2 कमोडिटी खा रहा है, कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2, तो हो सकता है कि आगे आने वाले सेटिस्फैक्शन लेवल में चेंजेस आए दोनों में, है कि नहीं। एक मान लो कि व्हाइट रसगुल्ला रखा हुआ है, एक ब्लैक रसगुल्ला रखा हुआ है, तब हो सकता है अब ब्लैक रसगुल्ला जो रखा हुआ है वो उसको ज्यादा पसंद है कि नहीं। ब्लैक रसगुल्ला जो रखा हुआ है वो ज्यादा पसंद है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर बोला कि ऑप्टिमल चॉइस जो होता है कंज्यूमर का वो भी चेंज होता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल का प्राइस लेवल भी होता है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी डिमांड लेवल में चेंज हो जाता है। तो वो सब सारी चीजें के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 27th वाला। असर्शन में बोला गया है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर जो इनकम रहता है कंज्यूमर का
अगर इनकम कंज्यूमर का अनचेंज रहता है, उतना चेंज नहीं होता है, तो क्या कि कमोडिटी शुड बी इन द नॉर्मल गुड्स, क्या वो कमोडिटी क्या है, नॉर्मल गुड्स है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू, बट रीजन जो आर दिया गया है, मतलब जो रीजन दिया गया इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ इनकम बोला गया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, कि अगर इनकम रिमेन चेंज होगा तो कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड्स, ये जरूरी थोड़ी नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा राइट है, मतलब असर्शन राइट है, लेकिन उसके लिए रीजन जो दिया गया वो गलत है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 48 क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन क्या बोला गया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, थोड़ा सा अगर नजर डालना होगा तो नजर डाल सकते हैं। 48 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, कि कौन से केसेस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड में। लेफ्टवर्ड मतलब क्या, एक तरीके से कम हो रहा है क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि जब एक तरीके से राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर राइज होगा प्राइस में, प्राइस होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कार और पेट्रोल, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, पेट्रोल है, अब कार और पेट्रोल है दोनों चीजें, तो एक तरीके से जब प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड कम होगा। अब डिमांड अगर कम होगा, जनरल सी बात है कि डिमांड कम होगा, अब डिमांड कम होगा तो वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये डिमांड, अगर प्राइस कम होता, अगर प्राइस कम होता तो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड जो होता हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर भी यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में क्या बोला गया कि व्हाट डू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि डिमांड कर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो ये खास करके हमारा क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उससे रिलेटेड है। और जो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है ना, वहां से है लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट और राइट से कभी शिफ्ट होगा ना तो हम लोग बोलेंगे उसको एक तरीके से शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, याद रखना है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात हो रहा हो या फिर एक्सपेंशन के बारे में बात हो रहा है, वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से, ठीक है। कभी लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड के बारे में बात हो रहा है, कभी भी लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, तो वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। आई होप सो आंसर नंबर 1 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, 50 में बोला गया द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स डिपेंड्स अपॉन, कि जो प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स रहता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बोला गया ऑप्शन नंबर 3 कि जो जितना भी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल रहता है या नेचर ऑफ द गुड्स है, तो देखो नेचर ऑफ द गुड्स पर भी डिपेंड करता है और एक तरीके से उसके कितने सब्स्टिट्यूट गुड्स पहले से मौजूद हैं उसके, मतलब दोनों तरीके से उसमें दोनों चीजों से इफेक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी पर, नेचर भी और जो भी उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उस पर भी, उससे भी इफेक्ट पड़ता है किस पर, एक तरीके से गुड्स के इलास्टिसिटी पर। आई होप तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि 200 क्वेश्चन हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर रखे हैं। 25-25 फर्स्ट और सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे, सेकंड वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे, थर्ड वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे, और जो अभी हमारा फोर्थ पार्ट आ गया उसमें भी 25 क्वेश्चन। अब हमारा 4 पार्ट बचा है, तो 3-4 दिनों में हमारा इको का पूरा तैयारी हो जाएगा। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। और एक तरीके से यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिलता है। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो आज ही ज्वाइन कीजिए, और आगे जो भी होगा चाहे वो पीजी लेवल पर होगा, आगे चलकर वो सब सारी चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे। और जो भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन होगा इको और पीएसटी से, अगर आप लोग सही नॉलेज और सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ रॉ चीजें प्रोवाइड होती हैं, उस पर आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए जय हिंद।